उसमें मेन किरदार जो था वो मुस्लिम लीग नून और उनकी अपनी जो वकील वकला की जो बरादरी थी उनका था। चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पर? और उसके बाद ये भी कहूंगा कि चौधरी साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? एनआरओ और ये सब गुनाह भी उन्हीं के किए हुए थे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो अपना निहाल साहब है या मुशाहिदुल्लाह साहब है? जी जी, ये रेहान है, मोहम्मद रेहान हनीफ साहब है, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सलाम दीजिए सबसे पहले तो। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी, मैं दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो देखें परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो 2 ही केसेस हैं। अगर कोई छुपे छुपाए कोई और हैं जिनका मुस्लिम लीग नून को पता है और हमें नहीं पता, फिर वो तो एक अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए परवेज मुशर्रफ का तो क्रेडिट इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की 65 साल तारीख में कोई और पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है कि जब वो फारग होता है तो 1 रुपए की करप्शन का केस नहीं है। ये जो बुख्ती का केस है या बेनजीर का केस है, ये तो अंधों को भी पता है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अकबर बुख्ती के ऊपर अगर ऑपरेशन हो रहा था, जैसे अभी मुस्लिम लीग नून भी ANC भी कह रही थी कराची में फौज का ऑपरेशन करो, सवात में फौज ने ऑपरेशन किया, साउथ वजीरिस्तान में फौज ने ऑपरेशन किया, और अगर फौज के ऊपर बाद में कत्लों के केस होने हैं और उन्होंने कत्लों के केसों का सामना करना है तो फिर आइंदा फौज आएगी नहीं। मैं थोड़ा सा इस बात पे अर्ज करूं कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप ठीक फरमा रहे हैं कि वो हमारी जो माजी में है वो सबके साथ ये सिलसिले थोड़े बहुत रहे हैं। बाकी वो फैसला फिर कानून में और बालादस्ती पे होता है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन एनआरओ का फैसला, ड्रोन हमले और ये सारे कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स जो मुशर्रफ साहब के दौर में किए गए, जो शायद आपकी नॉलेज में आज ना हो, लेकिन डेफिनेटली वो मुल्क की जो सिक्योरिटी की चीजें हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी नॉलेज में बहुत अच्छी तरह है। और हमारे साहब मेरा आप सबको पता चलेगा। असलम राजपूत साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये भी एक इतलात थे जब जलसा नहीं ऐलान हुआ था जैसे, तो मुशर्रफ साहब का ये हो रहा था कि आपके साथ कोई मुफाहमत की बात हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, पर वो जनरल साहब ने कह दिया कि शायद हमारे इमरान खान से मुफाहमत या कोई अगली इलेक्शन में या मुल्क में सियासत में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। पर हरफ आखिरत तो नहीं होता ना सियासत में। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इसमें बड़ा कैटेगोरिकली एक स्टेप उन्होंने लिया है कि गुज़श्ता इन 3-4 जमहूरी जो हुकूमतें आई हैं और जो मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों की वजह से मारिज़ वजूद में आई, उनका असर पूरी कौम ने देख लिया। ठीक है, सवाल यह है अभी भी ये 4 साल जो गवर्नमेंट है ये भी तने तनहा गवर्नमेंट नहीं है, इसमें भी बहुत से कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो पाकिस्तान को सर्वाइवल दिलाना अब कोलिशन पार्टनर्स के हाथों नहीं है। कोलिशन पार्टनर्स हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं एक दूसरे से, और आपने ये देखा कि जिन लोगों ने जरदारी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनवाया, जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को अक्सरियत राय से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद ये मिसाल दूसरी नहीं होगी कि जितनी अक्सरियत से गिलानी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे पार्लियामेंट के, उन्होंने तकरीबन सब ने ही गिलानी साहब को वोट किया था। तो इस सारी सूरत हाल में जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज बैठी हैं इस क्राइम में, मेरा ख्याल है कि, और अवाम भी इसको महसूस करते हैं कि इसमें उनका बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, हाथ जरूर है, उनका हाथ जरूर है। पर यानी कि आपका कोई इस वक्त हम किसी अलायंस की तरफ नहीं जाएंगे। चौधरी साहब, मैं ब्रेक के बाद, आप यकीनन हमारे साथ लाइन पे होंगे, ब्रेक के बाद आपसे ही सवाल करूंगा, यही सवाल रखूंगा आपके सामने कि क्या जब वतन वापस आएंगे जनरल साहब और कल एक ऐलान करेंगे कब वो वापस आ रहे हैं, उसके बाद मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं, क्या उनसे आपका कोई ऐसा सिलसिला बनेगा कि अगली इलेक्शन में आप बैठ के उनके साथ मुल्क में आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लें? ये यकीनन आपके साथ सामने में ये सवाल रखूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के पहले जैसे ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने एक सवाल रखा था चौधरी साहब के सामने कि आखिर अगर ये जनरल साहब वतन वापस आते हैं तो उसके बाद क्या पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त तमाम पिछले दुख तकलीफें
इल्जामात और धरने एहतजाज बुलाते हुए फिर एक सीट एडजस्टमेंट और मुफाहमत की सियासत करती हैं कि क्या अब इनके सामने भी आने के बाद क्या यही सवाल होगा कि आप किसी जमात के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट या मुफाहमत की सियासत के बाद इस मुल्क में सियासत करेंगे? चौधरी साहब देखिए, बात यह है कि सियासी जमातों के फैसले अपनी सियासी तरजीहात के जो है वो ताबे होते हैं जी। कल आपने देखा कि बड़ी बड़ी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में कितनी मुखालफत थी और फिर उन्होंने मीसाक की जमहूरियत जो है वो आपस में साइन किया। तहरीक इंसाफ में और एमक्यूएम में कितनी मुखालफत थी और फिर यहाँ पर जलसा बड़ा सही हुआ। ये चीजें होती हैं जो वक्त के ताबे होती हैं। अगर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आते हैं और वो एक अपनी सियासी हैसियत मनवा सकते हैं तो फिर जाहिर है बाकी सियासी जमातें, पीटीआई थी, हमारा मोटो सिर्फ एक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों स्टेटस को की पार्टीज हैं। इसलिए कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने भी 7 बार हुकूमत बनाई है और इसी तरह से नून लीग जो है वो 5 बार पंजाब में, 2 बार वफाक में हुकूमत बना चुकी है। और इन पार्टीज ने एक तो अपनी किसी भी पिछले जो इनकी गलतियां हैं उनसे ना सीखने की कसम उठाई हुई है। जब भी इनका इक़्तिदार आता है पाकिस्तान बुरी तरह सफर करता है अपनी मुआशी तौर पे, खारजी तौर पे, दाखिली तौर पे। हम चाहते हैं कि इन दोनों पार्टीज का स्टेटस को टूटना चाहिए और तीसरी कोई पार्टी चाहे वो कैसे टूटेगा चौधरी साहब? ये कैसे टूटेगा जब दो पार्टियां ग्रास रूट पे तमाम पाकिस्तान में इस वक्त सियासी पार्टियां हैं और काफी अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, तो तहरीक इंसाफ और आप इनका कैसे तोड़ सकेंगे? यहाँ पे मुकाबला कैसे कर सकेंगे आप? पाकिस्तान के लोगों को भी तो कुछ ट्रस्ट करना है ना, हमने पाकिस्तान के लोगों ने भी तो फैसला करना है। तो वो समझते हैं कि इन दोनों पार्टीज की कारकर्दगी 1985 के बाद से दोनों पार्टीज को बार बार देख रहे हैं ना। जी चौधरी साहब हमारे साथ रहे। रेहान साहब वही जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अब आपको भी लोगों ने आजमाया है पंजाब में और विफाक में भी आजमाया, आप भी 2 दफा हुकूमत कर चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ और अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मौका मिलना चाहिए मुल्क में हुकूमत करने का और वो मौका भी अवाम ही देगी। पर आप तो कम से कम आपने जो वादा किया था लोगों से वो तो डिलीवर नहीं कर सके। आपने तो पंजाब में डेंगू से भी निजात नहीं दिलवा सके लोगों को, ये भी एक बड़ा सवाल है। डेंगू से निजात भी दिलाई है और मेरे ख्याल में चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि जी हम लोगों की जो गलतियां हैं या वो तो खैर मैं इस बात पे बात करना, हर इंसान कोई भी मतलब मुकम्मल नहीं होता, थोड़ी बहुत कमी हर हुकूमत में, हर चीज़ों में, मुल्क की दुश्वारियों में होती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुशर्रफ साहब के दौर से और हमारे 2 दौर इक़्तिदार का मवाजना किया जाए तो वी वर आई थिंक मोर देन 1000 टाइम्स बेटर देन द इक़्तिदार टेन्योर ऑफ द परवेज मुशर्रफ साहब। और अगर बात कर रहे हैं चौधरी साहब तो मैं पूछता हूं कि बताएं कि येलो कैब स्कीम्स, मोटरवे, सिंध के अंदर अमन अमान की पोजीशन मुशर्रफ साहब के दौर में बेहतर थी या नवाज शरीफ के साहब के दौर में जब उन्होंने एंटी डैकवाइड ऑपरेशंस और अगवा बराए तावान के केसेस के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन करा के सिंध के अंदर अमन अमान की पोजीशन बहाल की थी? आप मुझे बताएं कि पंजाब ने तरक्की जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में की या नवाज शरीफ साहब के दौर में की? पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब नवाज शरीफ साहब पूरा कर रहे थे। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की फ्री जोन्स मुशर्रफ साहब के दौर में बनाए गए या नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाए गए? 3 लाख रुपया के कर्जे और हमारे दौरे इक़्तिदार के वक्त के अंदर जिन गरीब लोगों को और उनके साथ जो स्कॉलरशिप्स की पोजीशंस थी, उसके अलावा येलो कैप की स्कीम्स, उसके बाद बहुत से काम जो आप ये सारे काम जो हमने किए, ये तो बदकिस्मती थी कि मुशर्रफ साहब ने आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इस मुल्क के सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर हाथ डाल के उसको टेक ओवर किया। रेहान साहब आज की बात करूं, रेहान साहब आज की बात करूं, मैं बिल्कुल थोड़ा सीधा बंदा हूं, सीधी बात करता हूं, वो इसीलिए कि बहुत से लोगों को कभी कभार असलम राजपूत को भी मैं बड़ा बुरा लगने लगता हूं, कहते हैं आफ्ताब भाई आपने आज सही नहीं किया मेरे साथ, बहुत बुरी लगती है इनको बात। आज की जमहूरियत बात करें, आज तो आपके मियां साहब बलोचिस्तान में मौजूद, आपने तो वहां पे ही जमहूरियत का इजहार आज नहीं किया, तो आप कैसे बात करते हैं? क्यों नहीं किया जमहूरियत का इजहार? मेरे ख्याल में कि आज बलोचिस्तान के लोगों को लगा कि उनका भी कोई वाली वारिस है जो पूछने के लिए उनके सूबे में आया और आज मियां नवाज शरीफ ने। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह मैंने सवाल रेहान साहब के सामने रखा कि इस वक्त जमहूरी हुकूमत जो हुकूमत का दावा भी कर रहे हैं और पार्टियां, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। आज हमने बलूचिस्तान में देखा कि बहुत से लोग नाराज होकर मियां साहब की स्पीच के दौरान छोड़ के चले गए। सबसे पहले तो जो इन्होंने इकोनॉमिक कंपैरिजन किए ना, मैं तो हैरान हो गया। उन्होंने मतलब अपना भाई हमारे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही
मतलब जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा था, परवेज मुशर्रफ साहब ने लिया था, तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट होने वाला था। परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उसके बाद पाकिस्तान दुनिया के 9 तेज तरीन तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल हुआ। आप जमहूरियत की जब बात करते हैं तो आइन के सिर्फ वो हिस्से जिनके जो इनको सर्व करते हैं वो तो ये कबूल करते हैं। आर्टिकल 140A आइन का कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे। पंजाब समेत चारों सूबों में इलेक्शन नहीं हुए। 18वीं तरमीम में सबसे पहले आकर के इन्होंने ये किया कि पार्टी हेड का इलेक्शन खत्म कर दिया और कहा कि पार्टी का इलेक्शन, पार्टियों में बदतरीन आमरीत नाफज कर दी इन्होंने आकर के। उसके बाद जिस तरह से नामजदगियां हो रही हैं उस तरह से आप देखें कि ये पार्टीज हमारी जो है वो बदतरीन डिक्टेटरशिप की मिसाल है। और पंजाब में जो ये बात करते हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब 16 मिनिस्टर्स लेके बैठे हुए हैं और पंजाब में 35 महकमे जो लोकल गवर्नमेंट के थे वो इन्होंने, ये भी है, ये भी बात है, सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब। ये भी तो है कि हमारे जो सीएम खासतौर पे सिंध के और पंजाब के हैं, उनके पास तो कलमदान इतने हैं कि वो फुर्सत अपने काम की नहीं, तो ये कैसे संभाल रहे हैं? मुशर्रफ साहब के दौर में कितने कलमदान थे और सरताज अजीज साहब और इसाक डार साहब फाइनेंस के मिनिस्टर थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में इसाक डार साहब और सरताज अजीज साहब, और हफीज साहब मुशर्रफ साहब के दौर में जो थे वो, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आई रियली वांटेड कि उसके फिगर्स चेक किए जाएं। राजपूत साहब, ये जमहूरी प्रोसेस को कैसे चलाए? लोग जमहूरी पार्टियां दावा तो करती हैं, इस तरह से आपकी पार्टी में भी हमने देखा कि बहुत से लोग नाराज भी मिले, बात करते हुए नजर आए कि अब जो 16 साल के हम जिदोजहद, हमने खून पसीना दिया तहरीक इंसाफ को, अब लोग जो आ रहे हैं उन पे एतराज आपके यहां भी हो रहा है। वो लोग जो मुशर्रफ साहब के साथ थे आज आपकी पार्टी में भी बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने जमहूरी दौर की बात की और जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, बात यह है कि अगर हम अपने माजी से कुछ सीखते तो आज हम अपने उन इकदामात को न गिनवाते कि जो हमसे पॉजिटिव हुए, हम उन इकदामात को गिनवाते कि जो हमसे बहुत बेहतर नहीं हुए, हमसे गलतियां हुई, उससे सीखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हुक्मरान जमात के लोग आकर और ये चीजें गिनवाते हैं कि जी येलो टैक्सी जो हमने चलाई है, या हमने ये जो इंडस्ट्रीज की बात की, इंडस्ट्रियल जोन की जो बात की, मैं सवाल ये करता हूं कि 3 साल में 23 अरब रुपए सस्ती रोटी स्कीम पर उन्होंने जाया किए। मैंने लफ्ज जाया का इस्तेमाल किया है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने चौथे साल ये खुद एडमिट किया कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने 23 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट के मैंने जाया किए। देखिए, पंजाब के अंदर अगर ये कुछ भी ना करते, पंजाब की खवातीन को अगर ये मोबिलाइज कर लेते, पंजाब की खवातीन में बेइंतहा दस्तकारी का हुनर उनके पास मौजूद है, ये अगर उन पैसों से छोटे छोटे इलाकों में वोकेशनल सेंटर कायम करते तो ये कतार लगाकर सस्ती रोटी लेने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को भिखारी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए, उनकी इज्जत नफ्स को मजीद बुलंद करते हुए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता था। दरियान साहब क्या फरमाएंगे? ये तो बड़ी इस वक्त चार्जशीट जो है आपके सामने राजपूत साहब ने रख ली है। राजपूत साहब ठीक कह रहे हैं, जो बात उन्होंने की, अगर ओवरऑल देखा जाए तो फैक्चुअली उनकी जो पॉलिसी या उनकी जो प्लानिंग है वो मुल्क के लिए बेहतर है, पैरों पे खड़ा करना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देखते हुए कि मोहतरमा बेनजीर साहिबा के 2 दौर इक्तदार में मशीन मुल्क वो था, एक उनका प्रोग्राम था पीपल्स प्रोग्राम, जिसमें लाखों मशीनें खरीदी गई, सिलाई मशीनें, और वो लाखों मशीनें बाजार में बिकने लगी। तो वो कौम उस पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी, वो मशीन ले जाते। और इस दौर में भी जरदारी साहब का जो आजकल का जो दौर, जिसको हम अजाब इलाही से कम नहीं कह सकते, सर उस दौर का आप भी हिस्सा है, आपके हिस्से की बात कर रहे हैं अभी की, जो सस्ते तंदूर हमारे हिस्से का जो आपके सामने इतना बड़ा असलम राजपूत साहब ने रखा हुआ है, वो आपके ही दौर की बात। मैं समझता हूं कि हम लोगों को एक ग्राउंड लेवल के ऊपर सोचना चाहिए कि शायद मशीन से ज्यादा रोटी की जरूरत है। अच्छा, मैं अपने भाई की अगर तस्दीक कर दूं, अगर मेरा भाई इजाजत दे, तो जो उन्होंने कहा कि उस दौर में मशीनें तकसीम की गई, वो बाजार में बिकने लगी, बाजार में बिक रही हैं, इस दौर की भी बाजार में बिकने लगी। गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? क्या आपके पास इतने इख्तियारात होते हुए भी अगर आप इन तमाम छोटे छोटे क्राइम्स को
आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको इसलिए हमने ये एग्जाम नहीं किया ना।